आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री निधि बिष्ट से जी श्याम की बातचीत। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ स्टूडियोज में जो है एक युवा अभिनेत्री हैं, और ये अभिनेत्री ऐसी हैं कि इनका मामला गड़बड़ नहीं है, इनका मामला लीगल है। जी हाँ, इस सीरीज से इन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, एक ऐसी पहचान जिसे देखते ही समझ में आता है कि क्या ऊर्जावान अभिनेत्री है ये। और बिल्कुल इन्होंने पूरा प्रभाव ऐसा प्रस्तुत किया है वहाँ पर एक लॉयर के रूप में, और एक एक्टिव जो कहते हैं ना कि पर्सनालिटी जो नज़र आती है, और साथ ही साथ जो पूरे कथानक के साथ जुड़ती है, वो हैं यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में। और सबसे पहले ऐसा करते हैं कि निधि बिष्ट जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच श्याम जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और वही मतलब मैं आपसे बात भी कर रही थी कि ऐसा लग रहा है कि इतना जो काम किया है तो अब वो एक तरह से सफल हुआ है कि यहाँ सामने बैठ के आप लोगों से बातचीत कर रही हैं। और अभी जब आप मुझे विविध भारती के ऑफिस में अंदर घुमा भी रहे थे तो मैं वो देख रही थी कि इतने बड़े बड़े लेजेंड्स वो तब से आप लोगों से जुड़े हुए हैं जब मैं इस दुनिया में भी नहीं आई थी शायद। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बड़े बुजुर्गों को शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि कुछ मेरे भी ठीक कर्म रहे होंगे कि मैं यहाँ आ गई हूँ और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। ठीक नहीं, आपने बहुत आकर्षित किया है दर्शकों को, खास करके ओटीटी के मामला लीगल है में जो आपका अभिनय है, आपकी जो प्रस्तुति है, आपकी भाव भंगिमाएं हैं, आपकी एनर्जी है, और जो किरदार है आपका, उसको एकदम जीवंत बनाया आपने। तो उसके लिए कैसी तैयारी कैसे की, यहाँ तक पहुँची आप कैसे, और इसकी तैयारी आपने कैसे की, ये बताइए हम। तो यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है वो तो लंबा है। हाँ, मतलब वो लंबा है, तो आई थिंक उस पे मैं बाद में बात करेंगे। जी जी, पहले बात कर लेते हैं किरदार पर। पहले बात कर लेते हैं सुजाता दीदी मामला लीगल है के बारे में। दीदी। तो ये जो राइटर्स हैं सौरभ खन्ना और कुणाल अनेजा, तो इन लोगों ने जब लिखना शुरू किया था तो मैं इन लोगों को काफ़ी टाइम पहले से जानती हूँ, करीब 10 साल से पहले से इन लोगों के साथ मैं जुड़ी रही हूँ। पोशंपा पिक्चर्स जो ये 4 लोग हैं, समीर सक्सेना, सौरभ खन्ना, विश्वपति सरकार और अमित गुलानी, ये लोग पहले मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन द वायरल फीवर में भी हम साथ में काम करते थे। फिर ये लोग बाहर आए, इन लोगों ने पोशंपा पिक्चर्स बनाया और मैं एज एन एक्टर अपना जो नॉर्मल ऑडिशंस और ये वाली दुनिया अपनी चला रही थी। तो मुझे जब मामला लीगल है के लिए कॉल आया कास्टिंग ऑफिस से और मुझे बताया गया कि पोशंपा पिक्चर्स ये शो बना रहा है और आपको सुजाता दीदी के लिए हम ऑडिशन करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि अच्छा, इन लोगों को शायद पता है कि मेरा लीगल बैकग्राउंड रहा है, मैंने लॉ की पढ़ाई की है, तो शायद इसलिए ये अब जाके इनको मेरी याद आई है। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर मेरे को लगा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, और उसके बाद मैं भी अपने बैग वैग पैक करके दिल्ली से बम्बई आ गई थी। तो ये इन्होंने कहानी ही सेट की थी, जो दुनिया इन्होंने पकड़ी थी वो पटपटगंज में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया था, और वहाँ पे अलग अलग तरह के लॉयर्स और उनके साथ होने वाली अतरंगी केसेस और उसी सब की कहानी थी। बड़ी और रोचक। बहुत ही रोचक। और वही पढ़ते समय ही बहुत कम ऐसा होता है ना कि कुछ इतना कमाल का लिखा हुआ है कि आप अक्सर हम क्या करते हैं एज एक्टर्स कि हम लोग अपनी कहानी, अपना किरदार देखते हैं कि मेरी लाइन का है, अच्छा अगले पेज पे मेरा कौन सी लाइन है, फिर उसके बाद 4 पेज बाद मेरा क्या रहा है। ये उन कुछ चुनिंदा स्क्रिप्ट्स में से एक स्क्रिप्ट थी जहां मैं सारे के सारे एपिसोड्स पढ़ना चाह रही थी कि अच्छा उसका क्या हो रहा है उस एपिसोड में, अच्छा वो चाइल्ड मैरिज वाली चीज है। तो जब मैंने पढ़ के खत्म की, मतलब 8 एपिसोड, तो मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत कठिन परीक्षा है, ये तो इसके लिए तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। एक तरह से अच्छा भी था क्योंकि एज एक्टर्स हम ऐसे ही मौकों की तलाश करते हैं कि कुछ बहुत चैलेंजिंग करने को मिले, कुछ बहुत अच्छा लिखा हुआ किरदार, आपको कोई भरोसा कर ले आप पे कि हाँ आप ये कर सकते हो। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से एक अश्योरेंस थी कि सारी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई है अब, कि अब ये निभा के दिखाओ। बड़ा कहती हूँ कि कुछ काम होगा तो बताना, कुछ होगा तो जब मैंने कैरेक्टर पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये थोड़ी सी, जैसा आपने बोला कि परपंची किस्म की महिला तो है ये, मतलब सालों से 15 साल करीब से फॉयर में बैठ रही हैं, चेम्बर इन्हें मिला नहीं है, आसपास के जो फॉयर में बैठने वाले अंकल जैसे दिखने वाले मेल लॉयर्स हैं वो भी इसे दीदी बुलाते हैं। बड़ी तो दबंगाई दिखाई हाँ, देती है मतलब आपके वहाँ पर। कुछ तो है कि हाँ, मतलब इन्होंने कुछ तो अपनी साख जमाई हुई है वहां पे। तो एक ये चीज थी जिसका आपको ध्यान रखना है कि ये बिलीवेबल लगे, ये सच्चाई लगे इस बात में। आप असल जिंदगी में कॉन्फिडेंट है नहीं है, लेकिन किरदार को तो 100% कॉन्फिडेंट और वो जुगाड़ू दिखना पड़ेगा। फिर ये तो एक
आउटर लेयर आप कहेंगे। फिर अंदर की सतह जब मैं खोजने गई तो वो भी समझ में आता है कि नहीं नहीं, इसका हार्ट भी है, मतलब इसका दिल भी है, और साफ दिल की भी है ये। और वही है कि शायद ये उन कुछ लोगों में से है जिसको लीगैलिटी या जस्टिस इन सब चीज़ों की इतनी नहीं पड़ी है, क्योंकि इसे अपना घर चलाना है, इसकी अपनी ज़रूरतें हैं, और मतलब लालची नहीं है ये, लेकिन वही अपना घर चलाना है। और सपना, बड़ा सपना वही है कि अपना चेम्बर मिले। चेम्बर जो है वो हाँ, आपका मिल गया था कि नहीं, वो बाद की जी, बात है। वो हाँ, हम्म। वो पूरा देखना पड़ेगा हाँ, वो शो, देखने तो पर फिर पता चलेगा। पता चलेगा जी कि जी। मतलब आप वो देखिए कि मुझे एक बहुत कमाल की चीज़ सुजाता के साथ ये समझ में आई थी कि जो मेरे को अपने निधि और सुजाता के बीच में एक चीज़ कॉमन लगी कि जब मैं भी 20-24 साल की थी, कॉलेज से नई नई निकली थी ना, तो हम सभी थोड़े नए ज़माने के बच्चे, हम उस तरह से सोचते हैं कि पहले अपना करियर जमाएंगे, फिर शादी ब्याह ये सब बाद में देखी जाएगी। अब सुजाता ऐसी है कि ना उनका करियर जमा है और उनकी पर्सनल लाइफ भी नहीं है, मतलब हम सेटल्ड नहीं है। सेटल नहीं है। तो आपको एक तरह से समझे तो बहुत दुख होता है उनके लिए। हम्म। तो आउटर लेयर में वो ये परपंची, बिंदास, दबंगई महिला है, पर अंदर तो खुद भी बेचारी कितनी, आप सोचिए कि 15 साल से फॉयर में बैठी है, अपना खुद का मैटर कभी लड़ा नहीं है, मतलब लिटरली दलाली करती है कि यहाँ से क्लाइंट पकड़ती है, आगे किसी बड़े वकील को चिपका देती है और उसी में 1000-2000 रुपए अपनी जेब में रख के ऐसे घर चला रही है वो। इस चीज को एक तो सच्चाई से निभाना, और एट द सेम टाइम कि कहीं पे भी वो ना लगे कि अरे ये तो बहुत लाउड महिला है, अरे हमने तो देखी ही नहीं है ऐसी औरत। तो उसको बिलीवेबल बनाना, उसको लाइकेबल रखना, वो एक आई थिंक जिम्मेदारी भरा काम था। हालांकि मुझे लगता है कि पेपर पे ही सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व थी, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी अच्छी हुई स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट थी। आपको मिले जी और जी। इतना अच्छा लिखा हुआ किरदार मिले। मतलब हम एज एक्टर्स, मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि हम तो प्रॉप्स हैं, है ना, हम माध्यम है कि लेखक और निर्देशक क्या बताना चाह रहा है इस कहानी में, इस दुनिया के बारे में, हम उनके बताने का एक जरिया है। तो वो जितना बेहतर लिखा हुआ होगा, जितना अच्छे से रिसर्च करके वो लिखा हुआ होगा, हमें वो करने में उतना ही मजा आएगा और हम शायद उतनी ही सच्चाई से वो कर पाएंगे। और ऐसा किया भी आपने। तो बहुत बहुत थैंक यू, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये करने का मौका मिला। और फिर वही है कि क्योंकि सारे बॉक्सेस चेक थे, सब सरपंचों ने अपनी पूरी सहमति से सारे काम किए थे, तो फिर फाइनली जब वो ऑडियंस के पास पहुंचा तो उनको भी पसंद आई वो चीज़, वो भी सराह रहे हैं उस चीज़ को। तो आपको कैसा लगा जब अभी फिलहाल, और भी आपने बहुत सारे काम किए हैं, वहाँ भी आपकी तारीफें हुई होंगी, जी। लेकिन अभी फिलहाल जो ये चल रहा है, टॉप पर है ये ओटीटी पे, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जब इस सीरीज को और आपके काम को भी, तो लोगों का रिस्पांस किस तरह का है? बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। और मतलब मेरे को हमेशा वो लगता है कि किसी ने भी बैठ के आपका शो देखा है ना, तो एक तो अपने 4 घंटे निकालना अपने जीवन से, यही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज भाग दौड़ ओटीटी भरी की दुनिया जिंदगी में। में जी। और इतना सारा काम भी आ ही रहा है ना, कंटेंट भी आ ही रहा है, आपकी अपनी जिंदगी में भी इतनी उलझने, इतना सब कुछ चलता रहता है, तो किसी ने आपके लिए वो 4 घंटे निकाले, उसके बाद उसे वो चीज़ सही लग गई, उसने पूरे मतलब मनोरंजन पूरा भरपूर हुआ, उनको मजा आया, वो देखा उन्होंने। इसके बाद भी अगर कोई आपको इंस्टाग्राम या ट्विटर पे ढूंढ के आपको मैसेज कर रहा है और वो दिख रहा है आपको कि वो केवल एक लाइन में शाबाश नहीं है, कोई लंबा उन्होंने एक बड़ा मैसेज मनोभाव जो लिखा है है, उनके, हाँ। तो फिर आपको समझ में आता है कि यार कुछ तो सही हुआ है इस बार। और ऑफ कोर्स इसको सर पे नहीं चढ़ाना है अपने, बस रख रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगली बार भी इतनी ही कोशिश करनी है। और मतलब मैं आपको बहुत सच्चाई से ये बात बता सकती हूँ कि मुझे पता है कि मैंने बहुत महान काम नहीं किया है अभी भी, और मुझे अपनी कमियां दिखती हैं जो आई थिंक हर कलाकार को हमेशा ही दिखती हैं। मुझे हमेशा लगता है कि अरे ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है। तो इनफैक्ट मैंने अपने डायरेक्टर राहुल पांडे जी को भी कॉल करके बोला, जब मैंने पहली बार रिलीज होने के बाद शो देखा, तो मैंने उन्हें कॉल करके बोला कि अब मुझे सुजाता समझ में आ गई है, अगले सीजन में मैं और बेहतर करूंगी। मतलब ये है कि अब जो अगला सीजन जो है जी, उसकी योजना है। ऐसा रिस्पांस देख के ऐसा लग रहा है मतलब कि नेटफ्लिक्स को मान ही जाना चाहिए। तो हम लोग तो अपनी योजनाएं बना रहे हैं कि अगला सीजन होगा तो ये होगा वो होगा, और हम बहुत एक्साइटेड भी हैं। पर आई थिंक अभी सबसे मुश्किल काम तो लेखकों के लिए है, राइटर्स के लिए है, कि वो इतना प्रेशर सिचुएशन में है अभी कि इतना बढ़िया काम कर गया है, लोगों को बढ़िया पसंद आ गया है, तो अब पहले उन्हें बैठ के इसको सेकंड सीजन की दुनिया को एक बनाना होगा, लिखना होगा, फिर हम पे प्रेशर आएगा जब निभाने की बात आएगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये फ्यूचर निधि की प्रॉब्लम है, तो अभी जब वो आएगी सिचुएशन तो तब उसके बारे में सोचेंगे। अभी तो लेकिन मैं फिलहाल जो है उसे जी, एंजॉय कर रही जी, हैं मैं आप, बिल्कुल और एंजॉय इस कर रही हूँ। सफलता को एंजॉय करते हुए आप आगे की योजनाएं भी बना रही होंगी, काम भी कर रही जी। होंगी। एक बार फिर स्वागत है साथियों आप सभी का इस कार्यक्रम में। निधि बिष्ट जी जो हैं हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। आपने इन्हें सुना, कितने प्यार से,
कितने कॉन्फिडेंस के साथ और कितनी सक्रियता के साथ और एक लय के साथ में जवाब इनके तैयार हैं। इन्होंने बहुत तैयारी की है, तब जाके इन्होंने सफलता पाई है, मेरा ऐसा मानना है। पूछते हैं बिष्ट जी से, आप बताइए निधि जी, ये जो सफलता मिली है इसके पीछे की मेहनत कुछ है या ऐसा ऐसा फ्लुक लुक तो नजर आता नहीं है? नहीं, आई विश कि इसमें कोई सच्चाई होती। हालांकि हाँ, मतलब करीब मैं काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री का, कह लीजिए आप एक तरह से, कि पार्ट रही हूँ, और छोटे मोटे अवसरों पे मुझे देखा भी गया है, सराहा भी गया है। पर पहली बार मेरे लिए भी ये हो रहा है कि सौजन्य से नेटफ्लिक्स, सौजन्य से पोशंपा पिक्चर्स की एक बड़े शो में एक अच्छा लिखा हुआ रोल करने को मिला, और उसके लिए सराहना हो रही है। लेकिन अगर थोड़ा पीछे से चलें तो मतलब जैसा कि मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी कि पढ़ाई से तो मैं वकील हूँ, मतलब लेकिन सिर्फ पढ़ाई से ही, मतलब आपने, निधि ने जो है विधि किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं विधि संकाय से पढ़ी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इनफैक्ट मैं मतलब थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगी कि मैं किस तरह की वकील रही हूँ, मतलब स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो एंड प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। 1-1.5 साल ही मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी। और जब मैं आई थिंक 4th ईयर में थी, मेरा 5 साल का BLLB कोर्स था जामिया से, तो जब मैं अपने 4th ईयर में थी तब रंग दे बसंती आई थी। तो रंग दे बसंती के गानों पे और उसकी एल्बम पे, उस फिल्म पे लोग अलग अलग तरह से उसको सराह रहे थे, पसंद कर रहे थे। और ये मैंने कुछ एक अलग ही कनेक्शन ढूंढ लिया था उस फिल्म से। उसका एक गाना था रूबरू रोशनी, तो उसमें एक लाइन है, आंधियों से झगड़ रही है लॉ मेरी। तो मेरी लॉ की जो पढ़ाई थी वो उतनी ही आंधियों से झगड़ रही थी। एक्चुअली वो लॉ थी तो आपने लॉ कर दिया लॉ कर दिया उसका। लॉजिकल लो बात। लॉजिकल बनाना पड़ेगा ना, अब मामला लीगल है। जी जी। पर ऑल अलोंग कॉलेज, बल्कि स्कूल से ही आप कह लीजिए कि मैं थोड़ी, आप कह सकते हैं कि मुझे स्टेज पर जाना, एक्टिंग करना, नौटंकी करना, इसका बहुत मतलब मुझे पसंद था। ये पता नहीं, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि एक फ्रीइंग एक्सपीरियंस है। मैं कुछ बहुत, हाँ मतलब बहुत आज़ाद महसूस करती हूँ जब मैं स्टेज पर होती हूँ, जब मैं कोई किरदार निभा रही होती हूँ। और मतलब अब मैं उनको शब्दों में बयां कर पा रही हूँ, उस समय तो बस ये महसूस कर पाती थी मैं कि बड़ा अच्छा लगता है ये, ऐसा लगता था जी। तो जब मैं कॉलेज में भी थी, जामिया में, मैं अपने मम्मी पापा को तो पटा के मना के कि मैं तो देखना बहुत बढ़िया वकील बन के निकलूंगी। और ये प्रेशर था आप पर बढ़िया वकील बनने का? प्रेशर था कि बेटा कुछ पढ़ लिख के नौकरी करने लग जाओ, मतलब ये वही माता पिता कब तक आपको सपोर्ट करेंगे ना। और जैसा मतलब मेरे पापा दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे, तो आई थिंक उनका बचपन से ही बहुत वो था कि या तो बेटा IPS ऑफिसर बनना, मतलब सीधे लाल बत्ती से नीचे सोचना ही नहीं है कि बड़ा बड़ा ही करना है बेटा आपको। तो क्योंकि आपको और कोई गाइडेंस नहीं है, तो आपको लगता है कि हाँ इन लोगों ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो यही आपके लिए सही डिसीजन ले ही रहे हैं। तो आप भी उसी दिशा में फॉलो करने लग जाते हैं कि ठीक है, IPS के लिए शायद थोड़ी तैयारी करनी है, अभी लॉ पढ़ाई कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद वन थिंग विल लीड टू दी अदर। और मेरे पापा ने तो मेरे कितने सारे एग्जाम्स भी मतलब मुझसे फॉर्म भरवाए हैं कि अभी सब इंस्पेक्टर का निकल रहा है, ये भर दो, अब ये UPSC की तैयारी देखो जुडिशरी की एग्जाम्स निकल रहे हैं, ये दे दो। और बड़ा मुश्किल होता था वो कॉन्वर्जेशन से बच के निकलना कि ठीक है मैं पढ़ाई कर लूंगी, लेकिन मेरे नाटक आ रहे हैं तो कैसे होगा। और आई थिंक पापा को भी धीरे 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 समझ में आया, बचपन से देख ही रहे थे। और वो होता है ना कि आप कई बार इग्नोर कर रहे होते हो कि शायद समझ जाएगी, शायद इसको अकल आ जाएगी या कुछ। तो जामिया में भी मैं भरपूर नाटक किए, मैंने इप्टा के साथ में जुड़ी हुई थी, तो हमने नाटक किए, सिंहासन खाली है, गांधी ने कहा था, और भी बहुत मतलब नुक्कड़ नाटक इतने जम के किए। तो मेरी ये जो टंकार आवाज है उसका श्रेय मैं नुक्कड़ नाटक स्ट्रीट प्लेस को ही देना चाहूंगी। और ऐसा होता था कि मैं जामिया गई तो थी लॉ करने के लिए, पर मेरे दिमाग में एक सीक्रेट प्लान था कि ये 5 साल का अपना लॉ कार्यक्रम खत्म करके अपनी पढ़ाई मैं चुपके से मास कॉम में घुस जाऊंगी। और फिर 12th के बाद आपने 5 साल जो है लॉ के लिए जामिया में चली गई। और प्लान तो यही था कि 5 साल खत्म करके पढ़ते रहेंगे, कोई बात नहीं, जामिया भी मास कॉम भी चले जाएंगे, फिर फिल्में भी बनाने लगेंगे, फिर वहां से कोई और देख लेगा, किसी और को कुछ जहन में थी बात। हाँ, शुरू मतलब, से आई थिंक वो एक अंदर एक दबी हुई छोटी सी इच्छा तो थी, दिल में थी जी, इच्छा, बिल्कुल थी कि कुछ हो जाए। और जहन जो है आपका, दिमाग जो है जी। वो रास्ते ढूंढ रहा था। हाँ, शायद रास्ते ढूंढ रहा था। और वही आपको पता नहीं होता है कि कहाँ
मतलब वो फेंकना है और कहाँ हटाना है वो, तो आप हर जगह हर कमरे में घुस के सारे स्विचेस आप दबाने लगते हैं कि कोई कहीं से भी लाइट ऑन हो जाए। तो आई थिंक मेरा वही प्रोसीजर और वही प्रोसेस चल रहा था। एंड नाटक करने लगी, फिर जॉब भी लग गई। मतलब वही बीच में बहुत छोटे छोटे मज़ेदार चीज़ें होती रही कि इप्टा के साथ नाटक कर रही थी। फिर 3rd-4th ईयर तक आते आते कुछ मंडी हाउस से भी कॉल्स आने लगे, कुछ जो बड़े थिएटर वाले थे, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट जो डायरेक्टर्स थे। तो आप स्टेज कर रही थी, मतलब जी वहां जी पर जी लगातार चल रहा था जी आपका, जी जी और लोग चीनने लग गए थे आपको। हाँ तब तो मतलब इतने बड़े बड़े जो हैं प्रोडक्शन हाउसेस या जो कलाकार हैं वो आपको याद कर रहे हाँ थे। मतलब मैं ऑडिशन दे के जो बड़े बड़े नाटक है, जैसे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इस बात के बारे में बात करते हुए कि एक नाटक हुआ था जो कि विलियम डॉलरैम्पल की किताब है दिल्ली के ऊपर, सिटी ऑफ जिन्स करके। हम्म। तो हमारे डायरेक्टर थे रुद्रदीप चक्रवर्ती, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के पास आउट थे। तो उन्होंने ये नाटक अडेप्ट करके एक प्ले बनाया था, और उन्होंने नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया माटी घर, जो कि इंडिया गेट के एकदम सामने एक स्पेस है दिल्ली में, तो उसमें उन्होंने 3 लेयर में वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया था। तो एक तरह से, और हमने कुछ करीब 30 से ऊपर शोज किए थे। तो वही डेडिकेटेड जगह पे सेट आपका लगा हुआ है और ऑडियंस आती है, तो हम एक तरह से उन्हें पूरी पुरानी दिल्ली का एक टूर दे रहे थे उस नाटक के जरिए और अपने किरदारों के जरिए। और ये तो उस प्ले में बहुत सारे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे। उसमें मेरे को पहली बार, मतलब मेरी वही खुशकिस्मती कि मेरे को जोरा सहगल मैम के साथ काम करने का मौका मिला। टॉम ऑल्टर सर थे उसमें, वो विलियम डॉलरैम्पल की भूमिका निभा रहे थे। फिर हुमा कुरैशी जो अपनी मेन स्ट्रीम अब बहुत उम्दा अदाकारा है, अभिनेत्री हैं, वो हेल्प कर रही थी, महारानी है। तो हुमा दी, मैं तो उन्हें कॉलेज से जानती हूँ तो मैं तो उन्हें हुमा दी ही बोलती हूँ। तो हुमा दी थे, तो वो बहुत ही एक अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस था और उससे जुड़े हुए बहुत सही सही किस्से हैं। मतलब कि एकदम नए बच्चे 19-20 साल के हम लोग, और हमको बोला जाता था कि 3rd बेल से ही आप ऑडियंस में फैल जाना, आप घूम जाना, और ऑडियंस को आप एक वो कि पुरानी दिल्ली आए हैं, कोई पोस्ट कार्ड बेच रहा है, कोई लोबान लेके घूम रहा है, और वैसे वाला कुछ आप घूमते रहिएगा। और फिर 1st बेल से आप चले जाइएगा, 3rd बेल होगी तो आप लौट के आ जाइएगा, और फिर हम ये सूफी सिंगर्स आपके आएंगे, ये लोग कुछ शुरू करेंगे और फिर कहानी शुरू हो जाएगी। और बहुत सारे कलाकार थे, मतलब करीब हम 50 एक्टर्स थे उस नाटक में। तो मुझे याद है कि मैं और मेरा एक दोस्त था कार्तिक, हम लोबान लेके ऑडियंस में ऐसे ही घूम रहे थे और फुल अपने किरदारों में कि पुरानी दिल्ली के कोई वो लोग घूम रहे हैं और ऐसे। तो मेरी और उसकी मम्मी आए हुए थे प्ले देखने के लिए, तो उन्होंने हमें हाथ मारा कि चिंटू कहाँ बैठना है, चिंटू बताओ तो। और हम कैरेक्टर में हम उनसे ऐसे हाथ छुड़ा के कि सुन भी नहीं रहा, बदतमीज कहेंगे। अरे और हमको लगा कि हम कितने मेथड में चले गए हैं, लेकिन हम नए नए थे, हमें कोई आइडिया नहीं था। तो ऐसे बहुत कमाल की चीजें उस समय से होती रही। फिर लॉ खत्म हुआ तो सबका प्रेशर बना, पियर प्रेशर बैठ हुआ। पाए कि नहीं? आई थिंक वो बैठे, लेकिन हम तो उन्हें इग्नोर ही कर दिया था। बाद में नाटक खत्म हुआ तो बहुत डांट भी पड़ी थी आंटी से, मम्मी से कि बिल्कुल ही कैसे बच्चे। और हमने उन्हें बताया कि हमें डायरेक्टर ने बोला था कि हमें ऐसे ही रहना है, हाँ, मेथड एक्टिंग करनी है। और आप सोचिए कि हम, मतलब वो जो जुझारू और एंथू बच्चे होते हैं ना, कि हम सुबह पहुंच जाते थे, सेट भी खुद लगाते थे, फिर खुद रेडी होते थे। फिर मुझे जोहरा मैम की ड्यूटी दी गई थी कि उनको थोड़ा चलने में तकलीफ होती थी तो उनको स्टेज तक लाना, उनको पीछे लेके जाना, या कहीं कुछ ब्रेक्स लेने हैं उन्हें अगर, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उस चक्कर में मेरी उनसे बहुत गहरी दोस्ती हो गई। वो मुझे बैठ के बहुत अच्छी अच्छी किस्से सुनाती थी, कितना उन्होंने पढ़ा हुआ था, कितनी चीज़ें उन्हें याद थी, ऐसे मुंह जुबानी वो बैठे बैठे सुना देती थी। तो वो सब बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। फिर नाटक खत्म होता था तो फिर पूरा सेट भी उतार के फोल्ड वोल्ड करके पैक करके फिर जाना अपने घर वापस। तो वो भी एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब इप्टा के साथ काम किया, सिटी ऑफ जिन्स किया, फिर IIT दिल्ली के मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने अपनी एक थिएटर कंपनी शुरू कर ली थी, तो उनके साथ चैनपुर की दास्तां और बहुत सारे रंजीत कपूर सर के हिंदी अनुवादित नाटक, वो सब हम लोग कर रहे थे पढ़ाई के ही दरमियान। हाँ, कॉलेज साथ में चल रहा है। तो यूजुअली यही होता है ना कि आप एक बार DU वगैरह में भी यही करते हैं बच्चे कि आप कॉलेज पहुंच जाते हैं, इवन IITs में, कि आपकी सारी मेहनत कॉलेज में अंदर घुसने तक की होती है। फिर आप घुस गए, फिर आपको सिस्टम समझ में आ गया कि ठीक है, एग्जाम से पहले 2 महीने छुट्टी लेके एकदम पढ़ लेना है तो ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे, अटेंडेंस का ध्यान रखना है। तो उसमें मैं थोड़ी आई थिंक जुगाड़ू थी मैं, कि टीचर्स अच्छा मानते थे मुझे, तो वो चल जाता था कि कभी क्लास लगा ली, 12 बजे भाग गए। मैंने बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतें भी की हैं। कि मुझे याद है कि मेरा फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स का एग्जाम था और उसी दिन मेरा गांधी ने कहा था नाटक भी था, और छोटा सा किरदार निभा रही थी मैं उस नाटक में। और हमारा 7 बजे से शो थे हमारा शाम को, और आपका पेपर शुरू होता है सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। बट शाहिद भाई जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला था कि कुछ भी करके सारे एक्टर्स 2 बजे तक
LTG ऑडिटोरियम मंडी हाउस पहुंच जाइएगा। तो मुझे पता था कि अगर 12:30 बजे ख़त्म हुआ मेरा पेपर तो मुझे घर भाग के अपना कॉस्ट्यूम वगैरह लेकर फिर तो मैं 2 बजे तक तो नहीं पहुंच पाऊंगी। तो मैं क्या करूं। तो मैंने अलार्म लगाया 11:30 बजे का कि 11:30 बजे तक मैं पेपर में जितना लिख पाई उतना मैं लिखूंगी, उसके बाद मैं खड़े होके चले जाऊंगी। और मैंने एग्जैक्टली यही किया। तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे पर मैं सक्सेसफुली टाइम पे नाटक के लिए पहुंची और मैंने नाटक कर लिया। वाह। लेकिन अब सोच के थोड़ा ऐसा लगता है कि ये कौन सा वो था हावी हो रहा था मेरे अंदर की नहीं वो ज्यादा जरूरी है, जो कि सही नहीं है। मतलब पढ़ाई सही भी है या नहीं वो तो बात की बात है। बात तो ये है कि जुनून था आपके जुनून पास, था, जी। और वो जुनून ही यहाँ तक आपको जी, लेकर आया है। जी। तो जब आप पीछे पलट कर देखती हैं तो आपको लगता होगा कि वो जो बेवकूफ़ी कहिए जैसा आप कह रही हाँ, हैं, हाँ। या नासमझी कहिए, नासमझी कहिए। पर उसने आपको एक राह तो दिखाई है। जी। दिल्ली में रहते हुए आपने अपने आप को स्क्रीन पर कभी देखा या स्क्रीन के लिए ट्राई किया या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। और फिर दिल्ली से आप मुंबई किस तरह से आई, ठीक उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम बात करते करते क्या करते हैं कि बिल्कुल रिदम के साथ में, जी। सुर के साथ जी, में, बोलों के साथ में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो बताइए अब आपकी कौन सी पसंद है और कौन सा गाना जो है आप भी सुनना चाहती हैं और अपने जो श्रोता हैं जो आपको सुन रहे हैं जी। उन्हें भी सुनाना चाहती हैं। तो बीच में एक ऐसा मतलब मैं थोड़ा सा बस कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। गाना डेडिकेट करने से पहले कि अपनी फरमाइश रखने से पहले कि पढ़ाई करने के बाद जब आप नए शहर आते हैं और आप अपने मन का कुछ करना चाहते हैं तो अक्सर आपको ये फील होता है, जब तक कुछ हो नहीं रहा होता है तो वो आई थिंक बड़ी साधारण सी चीज है कि आपको थोड़ा डाउट तो आ ही जाता है कि यार मैंने सही किया है कि नहीं किया है, कोई गाइड करने के लिए भी नहीं असमंजस है। की स्थिति। जी, वो स्थिति में आप रहते ही है। तो उस समय मेरे भाई ने मुझे ये गाना भेजा था। मेरा भाई मुझसे 2.5 साल बड़ा है। तो ये मेरे अपने फिल्म का गीत है, हाल चाल ठीक ठाक है। वाह। तो BA किया है, MA किया, हाँ। लगता है वो भी MA किया। एवं किया। हाँ। तो काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक आपकी है। दुआ से सब ठीक जी ठाक जी है। जी जी तो ये गाना आपसे भी जुड़ता जी हुआ जी है जी और जी आपके ब्रदर के साथ में जो जी जी संबंध रहे हैं जी। उस हिसाब से भी ये गाना आपके लिए आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण। एक हिस्सा भी है। एक बार फिर स्वागत है निधि बिष्ट जी का। आप अपनी बातें बता रही हैं, अपनी व्यक्तिगत बातें भी बता रही हैं और प्रोफेशनल बातें भी जो उनके अभिनय से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि इनके चेहरे की जो चमक है वो हर बार है ना, हर बात में वो एक्सप्रेशन देते हुए दिख रही है। आप देख नहीं पा रहे हैं श्रोताओ, लेकिन मैं आपकी तरफ से देख रहा हूँ और यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में ये अभी तक भी हैं और आने वाले दिनों में आप इन्हें बहुत अच्छा करते हुए देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे आपके दिल्ली की। जी। दिल्ली आपका है, जी। दिल वालों का है। जी। हाँ जी। और फिर आप आ गई मुंबई। जी। तो ये सफर कैसे तय किया आपने, क्यों तय किया? तो जैसा मैं बात कर रही थी ना कि हमेशा अंदर कहीं ना कहीं वो छुपी हुई एक ख्वाहिश तो थी, वो एक तमन्ना थी कि एक्टिंग करने का मौका मिल जाए। और एक्टिंग तो आप नाटकों में कर रही थी हाँ ना? जी। लेकिन फिल्में देखते हुए आपको धीरे धीरे वो लगने लगता है ना कि ये भी स्क्रीन पर कि ये करने को मिल जाए तो और ही कमाल का हो जाएगा। हाँ। पर वहां तक पहुंचना कैसे वो नहीं पता आपको कि क्या रास्ता होगा, किससे मिलना पड़ेगा, क्या बात करनी पड़ेगी। मुझे याद है कि मैं अपने लॉ फर्म में ही मेरे जो दोस्त थे, जो 3-4 अभी भी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जब मैं लॉ फर्म में दिल्ली में काम कर रही थी। 1 साल किया आपने ना? हाँ, 1-1.25 साल करीब मैंने काम किया। तो मैं 2008 में कॉलेज मेरा कंप्लीट हुआ और मैंने ये लॉ फर्म में जॉब करनी शुरू की, मतलब जूनियर मोस्ट एसोसिएट। तो और ये दोनों मेरे कुलीग्स, सीनियर, कुछ भी बोल लीजिए। तो मैं एक तरह से वो गूफी बच्चा तो थी जो शाम में हंसी मजाक करके थोड़ा आपका मनोरंजन करेगा। और पता नहीं कहाँ से, पर मैं हमेशा इन लोगों को बोलती रहती थी कि मैं नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में बम्बई चली जाऊंगी। कोई प्लान नहीं था, कोई ऑफर नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर मैं बस बोलती रहती थी कि मैं ज्यादा नहीं रुकूंगी यहाँ पे, मैं निकल जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी। पर कोई प्लान नहीं था। फिर किस्मत से ऐसा हुआ कि मेरे IIT दिल्ली के कुछ दोस्तों ने अपनी एक थिएटर कंपनी बनाई थी, डिजायर्स अनलिमिटेड नाम से। अच्छा। और उन्होंने एक नाटक चूज किया कि हम एक नाटक बना रहे हैं, तुझे एक्टिंग करनी है तो तू आ जा। दिल्ली में ही इसके शोज होने वाले थे। इस नाटक का नाम था शिट हैपेंस। ये एक एडमोंग के एक नाटक है, कट करके। तो वो है बारे में कि कुछ टीम ऑफ एक्टर्स हैं जो एक नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं और उस नाटक में एक नाटक है और नाटक में एक और नाटक है। तो वो थोड़ा सा इंसेप्शन किस्म का नाटक है, पर वो
बेहद जिसे बोलेंगे ना आप, वो बहुत ही फ्रीइंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप मतलब हर सीन में आपका किरदार थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। आप हैं बड़े लार्जर, आप वही किरदार है पर थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो कैरेक्टर्स के नाम भी कुछ सुनील, शोभा ऐसे नाम नहीं है, कैरेक्टर्स के नाम भी हैं A B C D, और हर सीन में वो कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, A1 B2 B3 ऐसा होते रहता है हर सीन में। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाटक था पढ़ने में, पहली बार पढ़ने में, बट करने में वो मतलब एकदम जिसे बोलते हैं ना कि नए एक्टर्स को ऐसा कुछ करने के लिए मिल जाए तो इससे बेहतरीन रियाज तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वैसा एक नाटक हमने किया। और किस्मत ऐसी थी कि फाइनली जब शो हो रहा था तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे अपने आसपास सब लोगों को बताना चाहिए कि प्लीज आए, मजा उठाएं इसका। और तो मैंने जाके अपनी बॉस को, अपने कोलीग सबको इनवाइट किया कि खुद से उनकी टिकट के पैसे खरीद के कि प्लीज आप आइएगा, फ्रंट रो सीट्स मैंने आपके लिए रखी है, मेरा प्ले देखने आइएगा। और ये तो मुझे अभी भी विविडली याद है कि वो नाटक हुआ था और अगेन लोगों को बहुत मजा आया था। LTG ऑडिटोरियम में ही हमने, अगेन शायद LTG सबसे सस्ता मिलता था ऑडिटोरियम, तो इसीलिए हम हमेशा वही बुक करते थे। और वहाँ हमारे शोज हुए और लोग मतलब पागलों की तरह सीट से गिर गिर के हंस रहे हैं, लोट पोट हो रहे हैं। तो उस तरह का मतलब उस जमाने में, मतलब मैं ये बात कर रही हूँ कुछ 2009 की, तो कुछ ऐसे फैन मेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक थोड़ा थोड़ा हुआ था, तो वो था नहीं। लेकिन उस समय ईमेल आने लगे थे, मतलब जब नाटक खत्म हुआ लोगों के, कि अरे बहुत मजा आया, वो निधि जो एयर होस्टेस बनी थी उसको बोलना कि वो बहुत सही है। और ये तो मेरे लिए तो पहली बार शिट हैपेंस में हुआ था कि थिएटर में क्या होता है कि आपको एकदम लाइव रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, तो आपने काम कर लिया, अब एडिट होगा, फिर 6 महीने बाद जब तक आपकी सारी फीलिंग्स चली गई हैं तब आपको रिजल्ट का पता लगता है। तो थिएटर में एकदम तुरंत ही होता है, वो इंस्टेंट होता है। तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। मेरी बॉस आई थी, मेरे कोलीग्स आए थे, मुझे याद है कि वो जोर जोर से ठाके लगा के हंस रहे थे, उनकी आवाज इतना तो समझ में आता है आपको। तो मुझे लगा चलो बढ़िया है, ये तो अच्छी बात हो गई। तो सैटरडे संडे हमारा नाटक था, मंडे में ऑफिस पहुंची और पता नहीं क्यों मेरी मैम को ऐसा लगा कि शायद ये नाटक इसलिए कर पाई क्योंकि ये काम से जी चुरा रही है, उससे लग पड़ के तो नहीं कर रही है ये नाटक। जितने उससे इसने नाटक किया उतने उससे ये, वो थी नाटक में वहाँ, हाँ वो देखने आई थी, उनको मजा भी और आया बहुत था, मजा भी आया। लेकिन उनका आफ्टर थॉट ये था कि इसको और काम देना पड़ेगा वरना तो ये यही करती रहेगी। और सच्चाई में आपको बताऊं कि मैं उन्हें कभी बोल नहीं पाई क्योंकि वो इतनी सीनियर हैं। और मतलब मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मैं रात के 8-9 बजे तक ऑफिस में काम करती थी और फिर हमारी कन्वीनियंस पे हमारी रिहर्सल रखी जाती थी क्योंकि हम सब जॉब कर रहे थे। और आइडिया ऑफ डूइंग द प्ले ऑल्सो वॉज कि हम लोग अपने अपने जॉब्स और काम धंधों में तो लग गए लेकिन ये करने में मजा आता है, तो प्लीज थोड़ा टाइम निकाल के ये भी करें क्या। तो हम रात में 12 बजे 11 बजे IT दिल्ली के कैंपस में परमिशन भी ये लोग कुछ करके जुगाड़ करके लेके रखते थे और हम रात को 2 बजे 3 बजे तक रिहर्सल कर रहे होते थे और फिर अपने अपने घर जाते थे, 2-3 घंटे सो के फिर 8 बजे उठ के ऑफिस भाग रहे हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद जब ऐसा वो आया तो मुझे थोड़ा ऐसे धक्का सा लगा कि अरे मैम ये तो गलत सी बात हो गई है। और ये तो फिर मैंने घर आके अपने पेरेंट्स को बताई ये बात, तो पापा ने बोला कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि डांट पड़ रही है ज्यादा ऑफिस में और ये तो छोड़ दो। मुझे लगा ये तो क्या कमाल की चीज हो गई, ये तो सपोर्ट में आ गए हैं ये तो एकदम ही, हाँ ये कैसे इन्होंने कर दिया एकदम। तो मैंने अगले ही दिन जाके बात की और वो 1 महीने का नोटिस वगैरह देके मैंने छोड़ दिया नौकरी। उन्होंने कुछ नहीं कहा मैम ने, मतलब जो मेरी बॉस थी, मतलब हुई उनसे बातें थोड़ी बहुत, उनको वही सब लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब तू अपने करियर के बारे में नहीं सोच रही है और पर वही है, आई थिंक आपकी इनर कॉलिंग आप किसी को कैसे ही समझाओगे ना, आप भी कॉन्फिडेंट नहीं हो अभी तक उस चीज के लिए। तो मैं बस हाथ जोड़ के सर झुका के थैंक यू बोल के उस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे तब अपॉर्चुनिटी दी थी जब मेरे पास नहीं था कुछ। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको कुछ लात मार के जा रही थी या वो, इट्स जस्ट दैट मुझे ये समझ में आ गया था इस दौरान में कि मुझे ये करने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। तो बस मुझे वो थोड़ा उसको टाइम दे के देखना है कि कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। फिर मैं 1 हफ्ता घर पे बैठी हुई थी, टाइम पास कर रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, कोई प्लान तो है नहीं क्योंकि बम्बई कैसे पहुंचेंगे, पर टाइम पास चल रहा है। तो पापा ने बोला अब नेक्स्ट जॉब। मैंने कहा जॉब, कौन सी जॉब, अब तो मेरे को बम्बई जाना है। पापा ने मुंह बना लिया, 1 हफ्ता बात ही नहीं की कि ये क्या अपने मन की चलाती रहती है और ये वो। और फिर मेरे को लगा कि अब कैसे जाएंगे बम्बई, पापा तो थोड़ा कुछ तो फंड्स वंड्स लेके जाने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं बैग उठा के जा सकते, किसी को जानते नहीं हो, कोई अता पता नहीं है। तो मैं अपनी मम्मी पापा से पूछने लगी कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दूर दराज ही रहता होगा तो ही बता दो, कुछ थाने पुणे ऐसा कुछ ही बता दो। तो मम्मी ने बोला नहीं हमारी फैमिली से कोई नहीं है, हमारे वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ पे मुंबई में कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो लगा कि अरे क्या करेंगे, अब क्या होगा। तो फिर मैंने ऑनलाइन नौकरी वगैरह पे जॉब ढूंढनी शुरू की कि मैं कोई लॉ फर्म में या कुछ 2-3 महीने के लिए तो कुछ नौकरी ढूंढती हूँ और फिर देखते हैं आगे का क्या होता है। क्योंकि घर वालों को तो आप बैग उठा के जा रहे हैं तो नहीं जाने दिया जाएगा आपको, आप छोटी बेटी हूँ, इतने लाड़ प्यार से पाला है, एकदम ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। फिर किस्मत से एक LPO था तो वहाँ नौकरी मिली। LPO मतलब जैसे BPOs होते थे तो वैसे ही LPOs आप बोल सकते हैं। तो हम
आई थिंक यूएस का कुछ बहुत सारा मैटर था, तो उनको लीगल उसको फोन पर एडवाइस वगैरह करेक्ट करना। जी। करेक्ट, तो उनको पेपर्स और डेटा वगैरह की रिसर्च के लिए लॉयर्स चाहिए होते हैं, और हाँ मतलब बहुत कमाल का मजेदार काम तो नहीं था। तो अगर आपको दिन में 10 घंटे बैठ के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देख के बस ये वो करना है कि ये एविडेंस में जा सकता है, ये एविडेंस में नहीं जा सकता है, इस तरह वाला काम था। तो आप शुरू के 2-3 घंटे में ही कर लेते थे क्योंकि आपकी लिटिगेशन की वो प्रैक्टिस तो थी, और बाकी के 5-6 घंटे बैठ के मैं पैशन फॉर सिनेमा और बड़े बड़े आर्टिकल्स और यही सब पढ़ती रहती थी। तो मैं मुंबई तो आ गई ये जॉब लेके, पापा मम्मी से थोड़ी ना नुक्कर करके फाइनली वो लोग मुझे ट्रेन में बिठा के अपना ध्यान रखना और कोई छोटी छोटी बातें की हिसाब रखना, अपना खाने पीने का ध्यान रखना, आप आ गए आप यहाँ पे। पहले 6 महीने मेरे बहुत कठिन थे क्योंकि मैं पहली बार घर से दूर थी, मैं अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड, और भाई तो फिर भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए बाहर गया था, बट मैं तो पूरे टाइम घर पे ही रही थी हमेशा। और फिर बम्बई का खाना, मतलब वही खान पान इतना दिल्ली के हिसाब से आपको थोड़ा टाइम तो लगता ही है कि जो आपको पसंद है कि इतनी महंगी रोटी, 40 रुपए की रोटी, पहले थॉट तो आपको यही सब आ रहे होते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। फिर लेकिन आई थिंक 6 महीने के बाद मैं थोड़ी सेटल हो गई थी, मुझे ये समझ में आ गया था कि अब कहीं कहीं तो कुछ कुछ रास्ते बनेंगे तो टिके रहते हैं। फिर मैंने नाटकों में काम ढूंढना शुरू किया, तो सारे बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स के ऑनलाइन बैठ के इंटरनेट से एड्रेस निकाले और वही मतलब अपनी एक पेन ड्राइव बनाई, 4 तस्वीरें डाली कि सबसे मिलके आती हूँ कि मैंने इतना इतना काम दिल्ली में किया है, कुछ काम होगा तो बताइएगा। प्ले ही मिल जाए कि प्ले के बहाने पृथ्वी पे कुछ 4 कास्टिंग डायरेक्टर देखने आएंगे, उनसे कुछ बात आगे बढ़ेगी, कुछ तो होगा। कम से कम थिएटर ही करती रहूंगी तो थोड़ी जो मेरी ट्रेनिंग नहीं है एज एन एक्टर, जो मुझे फील होता है वो हो जाएगी लगे हाथ। तो वो सब करने लगे, कहीं से कोई जवाब नहीं। सब लोग बोले कि पहले वही आप प्रोडक्शन में आइए, फिर थोड़े कॉस्ट्यूम में हेल्प करिएगा, फिर पीछे बैनर पकड़िएगा, उसके बाद जाके पेड़ बनना पहले, फिर धीरे धीरे आपको लाइंस मिलेंगी। और ये तो लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे, और टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग भी है और पैसे हैं नहीं आपके पास इतने, मतलब आपने जॉब भी 3 महीने में ही छोड़ दी थी। तो देयर इज ओनली एक ही आपका एक एफडी है जो पिछली वाली नौकरी की है, और एक अभी ये इतना कुछ बेसिक बैलेंस है आपका, जो कि महंगा है। मुंबई शहर महंगा है, बहुत महंगा है, अब सोच के तो और ज्यादा लगता है। तो फिर मैंने मूव किया, मैं एक पीजी में रहती थी 7 लड़कियों के साथ बम्बई में, यही वर्सोवा में वो 7 लड़कियों वाला पीजी था हमारा। और वो 11 महीने मेरे इतने मनोरंजक गुजरे वो, क्योंकि वो इतनी एंटरटेनिंग थी सबकी सब की, मतलब वो कहते हैं ना कि देयर वाज नेवर अ डल मोमेंट लिविंग विद देम। अच्छा। और वही सब कॉमन स्ट्रगल, कोई फिल्मों में ट्राई कर रहा है, कोई एड्स में ट्राई कर रहा है, कोई टीवी सीरियल्स में ट्राई कर रहा है। एक ही मूड के थे सब। जी जी, कोई एडिटर बनना चाह रहा है, किसी का और कुछ लक्ष्य भी लगभग सेम था। और ये और सब अलग अलग जगह से है, कोई पंजाब से आया है, कोई भोपाल से है, कोई बिहार से है, और हंसी मजाक भी चलता रहता है एक दूसरे के साथ। तो बहुत सही समय गुजरा वो। अब ये समय गुजर रहा था तो इनके साथ थोड़ा वो सब होने लगा कि अरे शाम को बाहर निकलना चाहिए, बीच पे बैठना चाहिए, थोड़ा ये होना चाहिए, थोड़ा वो होना हाँ, चाहिए। वर्सोवा में नजदीक है बीच में। हाँ, एकदम ही सामने है आपके। तो आपको समझ में आया कि अच्छा, लेकिन अभी भी वो काम तो जो करने हैं वो तो नहीं करने को वो मिल नहीं रहा है, हो ये रहा टाइम है। पास चल रहा है और ये ठीक है। हाँ। खुद को ठीक रखने के लिए, दिमाग सही रखने के लिए ये भी जरूरी है। जिंदगी खुशहाल थी। हाँ, जिंदगी में मस्ती चल रही थी, मस्ती चल रही थी। पैसे वैसे का था, वो एक बैकग्राउंड में एक थॉट रहता था, पर मजे हो रहे थे। तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि शाहरुख खान साहब का एक, मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ उनकी, अभी भी हूँ। तो उनका एक इंटरव्यू आईपीएल के टाइम का मैंने कटिंग लगा के अपनी एक डायरी में चिपकाया हुआ था, तो वो डायरी मैं अपने साथ लेकर आई थी। तो ऐसे ही किसी लो डे पे, किसी उदास दिन, वो ऐसे पेजेस खखालते हुए वो इंटरव्यू वापस मिला, तो उसमें मैंने एक चीज हाईलाइट की हुई थी कि क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ, मतलब अपने लिए आप खुद अपने रास्ते बनाइए। तो मुझे पता नहीं कहाँ ये बात छू गई, कैसे ही कुछ मुझे एक अंदर से कुछ कॉल आया कि ठीक है, अब किसी और के नाटक में काम नहीं मिल रहा है तो मैं अपना खुद का नाटक बनाऊंगी। ज्ञान चक्षु खुल गया। हाँ, मतलब बड़ी फिल्मी सी बात लगती है सुनने में, पर एग्जैक्टली यही हुआ था। और नाटक भी क्या, जो दिल्ली में शिट हैपेंस किया था उसी का एक वर्जन करती हूँ, हू लेट द डॉग्स आउट करके। और थोड़ा मेरी भी कुछ कुछ लर्निंग्स है उस नाटक से, तो वो दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। और बम्बई में अब तो ये सारे एक्टर्स हैं, इनके साथ करेंगे तो क्या खुलेगा नाटक, क्या खिलेगा नाटक, है ना। तो रिहर्सल वगैरह शुरू हुई, और किस्मत देखिए आपकी, रिहर्सल के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं क्योंकि रिहर्सल स्पेस आपको इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो वही कुछ आई थिंक 200-250 रुपीज पर आवर का कुछ स्पेस होता है, फिर उसमें चाय नाश्ता भी मंगाना जी, पड़ेगा। आप पहले की बात कर रही हैं। हाँ, अभी तो ये तो मैं 2009 जी। 10 की बात कर रही हूँ, ये जी, तो जी, अब तो आई एम श्योर ये बहुत ज्यादा और भी होगा।
मेरे लिए तो उस समय ये बहुत बड़ी हाँ, चीज़ उस थी। वक्त भी जी। और फिर साथ में चाय नाश्ता भी आएगा एक्टर्स के लिए, और ये, और आप पहले एक्टर्स को हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मैं अभी पे नहीं कर पाऊंगी, पर जब कुछ आएगा तो मैं ज़रूर कुछ सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी। और ये, पर किस्मत इतनी अच्छी थी कि रिहर्सल यहाँ शुरू हुई और उस तरफ आई थिंक थोड़ा लोगों को ये खबर लगने लगी कि अच्छा, इसने कोई नई लड़की आई है जिसने अपना खुद का थिएटर ग्रुप खोल के ये नाटक बना रही है। लेकिन राह तो आपने बड़ी जी, जोरदार चुनी। मतलब हाँ, अब सोच के लगता है कि क्या क्या ख्याल आ गए हैं। और अब तो कितने सारे नए जो थिएटर से पास आउट होते हैं बच्चे लोग, वो लोग भी वही करते हैं कि पहले अपना थिएटर करते, अपना ये नाटक वगैरह बनाते हैं और उसके बाद उससे ट्रैवल करना, उससे एक नाटक से दूसरा नाटक, फिर ग्रांट मिलती है। और ये तो हमारे साथ तो ग्रांट वगैरह का कोई साथ नहीं रहा, नहीं था। पर बहुत मजा आया। फिर मुझे उसके बहाने मैं जैमिनी के साथ काम करना शुरू किया, जैमिनी पाठक। फिर उनके नाटक करते करते वही फिर होता है कि एक रास्ते से फिर कई रास्ते बनते हैं कि वहाँ पे आपको 5-6 एक्टर्स मिले, उनको भी लगा कि ठीक है, तो उन्होंने 3 और नाटकों में आपका नाम रेफर कर दिया। फिर वो 3 नाटक से कुछ और नाटक, तो हाँ, मतलब एक तरह से नाटक वाली आप ऐसा कह सकते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा गाड़ी पटरी पे पकड़ने लगी थी कि नाटक तो होने लगे हैं। अभी पृथ्वी पे भी काम करने का मौका मिल रहा है, किसी और के नाटक के ही सही, बट पहली बार जो ख्वाहिश थी कि पृथ्वी थिएटर में नाटक करने को मिले, एक्टिंग करने को मिले, सालों की ख्वाहिश, बचपन से सोच के आए, तो वो करने का मौका मिला। तो अपने ही नाटक। पहला नाटक तो जैमिनी का किया था मैंने, आई थिंक डर्टी टॉक किया था उनका नाटक। उसके बाद फिर हाँ, आपने अपना अपने नाटक। फिर स्क्रीन पर सबसे पहले कब दिखी आप, कब अपने आप को आपने देखा? स्क्रीन पे तो मतलब छोटा मोटा दूरदर्शन का एक मैंने पायलट एपिसोड में एक्टिंग की थी बम्बई आने के बाद। अच्छा। और उन्होंने बोला था कि वही पायलट के बाद चैनल में भेजेंगे और अच्छा होगा, फिर आगे का भी करेंगे। तो आप पूरा 1 महीना अपना खाली लेके बैठ जाते हो कि अब आएगा शो का अगले एपिसोड की। इन्होंने बोला है कि महीने के 15 दिन का काम तो यहीं से मिल जाएगा। तो आप बैठे हैं, लेकिन वो शो कभी सैंक्शन ही नहीं हुआ। तो मैं स्क्रीन पे नहीं देख पाई खुद को, लेकिन हाँ, मैं कैमरे पे काम करने लगी थी। फिर थिएटर वाला चीज सही चल रहा था, और फिर ये कुछ दोस्तों के थ्रू मैं द वायरल फीवर के जो ये बाकी लोग हैं, मतलब उस समय थे अरुणाब कुमार, विश्वपति सरकार, अमित गोलानी, दीपक मिश्रा, आनंदेश्वर द्विवेदी, इन लोगों के टच में आई मैं। तो तब इन लोगों ने रोडीज का एक वो स्केच बनाया था जो कि स्पूफ था एक तरह से, रघु ऑडिशन ले रहे हैं और ये। तो तब तक मैं इन लोगों के टच में आ गई थी, लेकिन मेरे करने के लिए कुछ नहीं था। मतलब इस स्केच में तो ये तो पूरे ही लड़के ही थे सारे के सारे। तो फिर मेरे को लगा कि अरे आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑडियंस आ गई है, शाबाशी हो रही है, वाहवाही हो रही है। तो मैंने अपने ये फ्लैटमेट्स लड़कियों के साथ ही रहने के जो अनुभव थे उस पर एक शो लिखा था, चिकीपीडिया करके। अच्छा। कि 3 फ्लैटमेट्स साथ में रहती हैं, अतरंगी हैं तीनों, और ये शो बनाए क्या। और लिखा आपने? हाँ, मैंने लिखा था। मेरे साथ फिर बाद में विश्वपति सरकार ने उसको थोड़ा और फाइन ट्यून किया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बनाते हैं। मैं लोखंड वाला में रहती थी तब 2 BHK में, तो थोड़ा आर्ट वार्ट करके उन्होंने मेरे घर पे शूट वूट किया। और मुझे अभी तक याद है विविडली कि मेरा पहला शॉट कैमरे पे लगा हुआ है और आप फाइनली वो हो रहा है जो आप चाहते हो। ये कुछ बात होगी 2012 की, ठीक है। तो 2012 में और शूट हो रहा है, और कैमरे के पीछे जो खड़े हुए हैं डायरेक्टर, वो बोल रहे हैं कि क्या बात है, बहुत बढ़िया, कमाल, बढ़िया लग रही हो तुम, बहुत सही। तो आपका बड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो जाता है कि अरे सही है, चलो सही हो रहा है। फिर अगेन वही कि शूट हुआ, फिर आपको लग रहा है 1 हफ्ते में एडिट होगा, 10 दिन होगा, 15 दिन होगा। फिर मुझे कॉल करके बताया गया कि यार रोडीज इतना सही चल गया है ना कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, अभी लग रहा है कि ना सेकंड कुछ इससे बढ़िया डालना पड़ेगा, तो इसको अभी के लिए रख लेते हैं। तो मेरे को लगा कि यही होने वाला है मेरे साथ, कि मैं बढ़ूंगी आगे और फिर मैं पीछे आ जाऊंगी। तो आपको रोक दिया जाएगा। हाँ। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेत्री निधि बिष्ट से जी श्याम की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले सप्ताह। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।